वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास है एपी कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास हमने लिया था, इसी को कंटिन्यू करता हूं आज। आज हम जितने भी क्वेश्चन किए थे, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसके आगे से मतलब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो कल तक हमने क्या सीखा था उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कल हमने ये सीखा था हाउ, जैसे किसी भी नंबर्स, जैसे आपको ऐसे पूछा जाए कोई भी क्वेश्चंस कि 3 डिजिट के या 4 डिजिट के, लेट्स से 3 डिजिट के आप नंबर्स बताओ जो कि 4 से डिविजिबल है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4? तो आप कैसे सॉल्व करोगे? एक तो प्रॉपर प्रोसेस है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट का यूज करो एपी का, उसके बाद सॉल्व करो। और एक डायरेक्ट मेथड है। क्या करना है आपको? आपको 3 डिजिट का नंबर्स आपको बताना है। क्या 3 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे? आप 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे। यहाँ पे 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लिखोगे। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 100। 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर, वो 999 होता है। बस आप इसको लिख दो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? आपको लेट्स से 4 से डिविजिबल नंबर बताना है। 4 से कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। आप क्या करो, आप 4 से डिवाइड कर दो दोनों नंबर को। 4 से दोनों नंबर को डिवाइड कर दो। अब आपको 4 से डिवाइड करना नहीं है, प्रॉपर नहीं डिवाइड करना, आपको बस डिवाइड करके उसका कोसेंट फाइंड आउट करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको बस कोसेंट फाइंड आउट करना है। तो कोसेंट क्या होगा? यहाँ पे 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, और जब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 होता है 19, 4 4 जा 16 होता है 3 39, 4 9 जा 36 होता है 249 आ गया कोशेंट। रिमाइंडर क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कोशेंट पे ध्यान रखना है। ओनली फोकस ऑन कोशेंट। सो क्या करोगे आप जो भी कोसेंट आया है बस उसका डिफरेंस ले लेना है। मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ कोसेंट। तो डिफरेंस ऑफ कोसेंट क्या होने वाला है? आप अगर इसको माइनस करोगे 224 आएगा। कितना आएगा? 224। यहाँ पे 224 इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का नहीं। अभी हमने बताया क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, how many numbers of 3 digits are there which are divisible by 4? तो 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं कि जो कि 4 से डिवाइड हैं, डिविजिबल हैं। तो वो ऐसे कितने नंबर हैं? ऐसे 224 नंबर हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कल की वीडियो में। यहाँ पे हम कुछ और देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो कि दो एपीज, मतलब दो अलग अलग टर्म्स दिए हैं एपी के। कोई एपी है, जैसे उसका 8 टर्म गिवन है यहाँ पे, A8 8th टर्म गिवन है। 8th टर्म कितना है? 37 है। और 15th टर्म गिवन है A15, वो कितना है? वो है 65। A15 आपको गिवन है 65। मतलब दो अलग अलग टर्म्स ऑफ एपी गिवन है, और आपको ए और डी फाइंड आउट करना है। ए मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, और डी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है अगर आपको दो अलग अलग टर्म गिवन हो। तो क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? पहले हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर हम एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे जिससे हम तुरंत फाइंड आउट करेंगे क्या ए होगा और क्या डी होगा। तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करें इसको। देखिए, क्या करोगे आप? A8 क्या होता है? A प्लस 7D इक्वल टू 37, A प्लस 14D इक्वल टू 65।
आप इसको माइनस करोगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से माइनस करते हो तो -7d, और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 - 7, 5 - 7 होता है 5 - 7 होता है 8, मतलब 15 - 7, ठीक है, और 5 - 3 2 28। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। तो d की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो d की वैल्यू 4 आ गया, d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आप किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा a + 7 × 4 = 37, तो a + 37 - 28 = होता है 9, 37 - 28 = 9। तो a की वैल्यू 9 आ गया और d की वैल्यू 4 आ गया। ये तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, मतलब जनरल मेथड का आपने यूज किया और आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। लेकिन आप क्या करो, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम दूसरा हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है, लेकिन आपको ये सब लिखना नहीं है। आपको अगर आपको फास्टली सॉल्व करना है एमसीक्यू, लेट्स से आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये सब लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 15 और 8 का, तो ये आ गया 7, और 65 और 37 का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है, 28 हो गया इन दोनों का डिफरेंस। और d के लिए आपको d निकालना है, तो 28 में से 7 को डिवाइड कर दो, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या करो, 28 में से 7 को डिवाइड कर दो और d की वैल्यू यहाँ पे आपको बहुत इजिली मिल जाएगी, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, d की वैल्यू 4। और a की वैल्यू निकालने के लिए फिर से यही, आप किसी भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू d की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी बहुत आसानी से। कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया क्या करना है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं आपको, इसको इरेज करके। क्या करना है, जैसे 8 टर्म, यहाँ पे 8 टर्म निकालना है, a8 गिवन है और a50 गिवन है। a8 कितना है 37 और a15 कितना है यहाँ पे 65। आप सिंपली इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो, जो कि 7 होता है, और इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो 28 होता है। तो आप कहोगे कि d की वैल्यू क्या होगी, 28/7 होगी, जो कि होता है 4। तो कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का, आप डायरेक्टली d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बेस पे ही होगा, देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस पे यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है। फॉलोइंग एपी में आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। जैसे मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या है 2, लेट्स से कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम एडवांस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म क्या है यहाँ पे, देखो जैसे 2 है और ये मिसिंग टर्म है और ये 26 है, तो ये कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत आसान है, इसको फाइंड आउट करने का कई तरीके हैं, हो सकते हैं। तो जैसे एक तो वे ये है, बहुत आसानी से आप कह सकते हो ये A2 है, A2 मतलब सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि A2 - A1 = A3 - A2। ये D क्या होता है, D मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है, आप सिंपल क्या करोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, हर बार आपको D मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है हमेशा। A2 की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 2, A3 की वैल्यू 26 है माइनस A2, ठीक है। A2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2A2 = 26 + 2, ये -2 इधर जाएगा, 28 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो A2 की वैल्यू 28/2, जो कि होता है 14।
A2 की वैल्यू 14 आएगा, मतलब सेकेंड टर्म यहाँ पे 14 होगा। ये एक मेथड है 14 लाने का, मतलब एक मेथड है। दूसरा मेथड आप ये कर सकते हो, अभी आपने जो पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा, आपने A1 पढ़ा, आपने A1 इक्वल टू 2 है और A3 की वैल्यू 26 है। ये A3 है ना, थर्ड टर्म है, 26 है। और यहां से आप D आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। 3 - 1 2, 26 - 2 24, ठीक है, 24 हो गया। तो D की वैल्यू क्या है, 24/2, जो कि 12। मतलब कुछ नहीं करना है, आप D की वैल्यू 12 आ गया और 12 यहाँ पे ऐड कर दो 2 में, सेकेंड टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है, 14। मतलब इजीली इस क्वेश्चन इस तरह से तो कुछ नहीं करना है आपको, मतलब डायरेक्टली सॉल्व कर लो यार ना। A1 A2 ये तरीका है, लेकिन एग्जाम में ऐसे तो नहीं करोगे आप। एग्जाम में ये मेथड यूज कर सकते हो, या प्रॉपरली आप यहाँ पे क्या करो, D फाइंड आउट कर लो। D कैसे फाइंड आउट करोगे, आप कहोगे A3 A + 2D जो है वो 26 के बराबर है, और A की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 × D = 26। तो 2D = कितना हो जाएगा, 26 - 2 24, और D की वैल्यू 24/2 जो कि होता है 12। D की वैल्यू यहाँ पे 12 आएगी। तो D की वैल्यू 12 ऐसे आप फाइंड आउट करोगे अगर एग्जाम में आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन MCQ है तो MCQ में कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली ये पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 आएगा आंसर, आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दोनों फिल करना है आपको ना, ये दोनों, इसको और इसको भी फिल करना है। तो इसके लिए सबसे आसान जो मेथड हो सकता है वो क्या हो सकता है, सबसे आसान मेथड ये हो सकता है कि A2 की वैल्यू आपको गिवन है और A4 की वैल्यू भी आपको गिवन है। क्या गिवन है, A2 की वैल्यू 13 और A4, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, A2 और A4 की वैल्यू गिवन है। तो आप कहोगे कि D निकाल लो भाई। D कैसे फाइंड आउट होगा, इसका डिफरेंस 10 और इसका डिफरेंस 2, तो आप कहोगे D की वैल्यू 10/2 जो कि होता है 5, मतलब D की वैल्यू हो गई 5 आ गया D की वैल्यू। तो ये बताओ D की वैल्यू 5 है और आपको पता है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, ये जो सीरीज है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे सीरीज डिक्रीज कर रहा है तो लेट्स, ये तो बड़ा नंबर होगा ना, तो बड़ा नंबर अगर है ये, D की वैल्यू यहाँ पे 5 है, D की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है। जब 5 तो नहीं होगा ना, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, -2 हो रहा है, -2 -5 होगा, ठीक है, -5। तो -5 है और डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करो, ये 8 हो जाएगा। 18 और 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 18 में से 5 माइनस करोगे तो 13 आएगा और 13 में से 5 माइनस करोगे 8 आएगा। D की वैल्यू यहाँ पे -5 आएगी, ठीक है। तो D की वैल्यू फाइंड आउट करो इजिली इस तरीके से और आसानी से फाइंड, ठीक है, बहुत आसानी से इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 5 गिवन है और 91 नहीं है, ये एक्चुअली 9 होल 1/2 है। क्या है, 9 होल 1/2 है, मतलब 9.5 ये आपको दिया है। A की वैल्यू गिवन है और ये D फाइंड आउट करो। D अगर फाइंड आउट हो जाता है तो आसानी से सारी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो D कैसे फाइंड आउट होगा, आपको पता है यहाँ पे A1, ये A1 है 5, और सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ये देखो यहाँ पे एक यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 5, 5 टर्म है कुल मिला के। तो A5 की वैल्यू हो जाएगी 9 होल 1/2, 9 होल 1/2 ये हो जाएगी A5 की वैल्यू। तो यहाँ से D अगर आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है, यहाँ से अगर D फाइंड आउट करते हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, मतलब इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस सिंपली आप देखो D की वैल्यू क्या होगा, इसका डिफरेंस -4 है और इसका डिफरेंस भी माइनस में आएगा, तो ओवरऑल प्लस ही हो जाएगा, इसमें माइनस तो आना नहीं है। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो
9 होल 1/5 1/2 में से 5 माइनस करोगे तो 4.5 आ जाएगा। ये 9.5 में ये 5 है और ये कितना है 4, ठीक है, ये 4 है। तो d की वैल्यू 4.5/4 हो जाएगा, d की वैल्यू 4.5/4, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करें या इसको 4.5 को ऐसे लिख दो, 4 होल मतलब 4.5 को 4 होल 1/2 जो कि होता है 9/2, क्या होता है 9/2 होता है, 4 होल 1/2। 9/2 में अगर आप 4 डिवाइड करते हो तो 9/8 आ जाता है, ठीक है। देखो 4 होल 1/2, 4 2 जा 8, 1 9/2 और 9/2 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 9/8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू हो जाएगी 9/8, ठीक है। तो 9/8 आप प्लस करते चले जाओ, आपको 5 में अगर आप 9/8 ऐड करते हो, फिर जो आएगा उसमें 9/8 ऐड करो, फिर जो आएगा उसमें 9/8 ऐड करते चले जाओ। तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप। 9/8 जो है, या हम कह सकते हैं 1 होल 1/8, 1 होल 1/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 होल 1/8 ये हो जाएगा, ठीक है। 6 होल 1/8 में अगर आप फिर से ये ऐड करोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे 9 होल 1/2 लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से आप सॉल्व कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर क्वेश्चन को आप यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एनसीईआरटी का सीरीज खत्म करने के बाद, जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसको खत्म करने के बाद आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन देंगे, जहाँ पे आपको जो थिंकिंग प्रोसेस है उसका यूज करना पड़ेगा, मतलब काफी आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी आप एनसीईआरटी में बहुत चिल होके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे गिवन है क्या, यहाँ पे A2 गिवन है, मतलब सेकंड टर्म गिवन है आपको, A2 की वैल्यू 38 है और A2 की वैल्यू 38 है। और यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 है और ये 7 है शायद, ऐसे है या देखिए जो भी है क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 टर्म मान लेते हैं अभी के लिए, 6 टर्म मान लेते हैं, हो सकता है 7 भी हो। तो 6 टर्म -22 होगा 6 टर्म। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, देखो इसका डिफरेंस जो होगा ये 4 होगा, मतलब -4 होगा। और इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इसका डिफरेंस 38 और 22, 38 और 22 कितना होता है, 60 होता है, इसका डिफरेंस 60 है। तो d की वैल्यू कितना होगा, माइनस में 60/-4 मतलब 60/4 जो कि होता है -15, ठीक है। d की वैल्यू -15 आ गया। तो आप d की वैल्यू अगर -15 है, d की वैल्यू -15 है तो ये जो नंबर होगा ये कितना होगा, 15 ज़्यादा होगा इससे। 38 में अगर आप 15 ऐड करते हो तो 53 आ जाता है, 53। ये 15 और कम होगा, 15 और कम, तो 15 इसमें से कम करो 38 में से, ठीक है। तो 20 कितना आएगा, 38 में से अगर आप 18 कम करते हो तो 20 पहुंच जाओगे, लेकिन 3 और है 23, ठीक है। 23 में से 15 आप कम करते हो तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। और 8 में से अगर आप 15 कम करोगे तो 8 और -7, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली, ये क्वेश्चन, ठीक, बहुत आसानी से। डी की वैल्यू यहाँ पे बहुत इजीली निकल रही है, आप देख रहे हो, डी में कुछ नहीं करना पड़ रहा है आपको। नेक्स्ट है तो यहां पे पूछा है विच टर्म ऑफ एपी इज 78, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 78 है,
ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो क्या है। विच टर्म ऑफ एपी इज 78, मतलब आपको 78 लास्ट टर्म गिवन है, मतलब जो टर्म आपको फाइंड आउट करना है वो टर्म आपको गिवन है, और यहां पे ए की वैल्यू आपको गिवन है। ए की वैल्यू कितना है 3, डी की वैल्यू कितना होगा 8 माइनस 3 जो कि 5 है। 8 माइनस 3 मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया 5। ए एन मतलब nth टर्म आपको गिवन है 78। तो आप क्या करोगे, आप ए एन की वैल्यू रख दोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। ए की वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 5, 78। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 78 माइनस 3 75 होता है, और 5 से डिवाइड करोगे तो 15 हो जाएगा। 15 डायरेक्टली आप करो ना, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी 16। तो 16th टर्म जो है वो होगा 78। बहुत ही आसानी से आ गया, 16th टर्म जो होगा वो कितना होगा 78 होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्या किया आपने, आपने ए एन की वैल्यू रख दी, ए एन का फॉर्मूला आपने लगाया, और ए की वैल्यू 3 है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है, और ये 78 हो गया। एन माइनस 1 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75, 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और 15 में 1 ऐड कर दो 16 आ जाएगा। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इसमें आपको ए की वैल्यू गिवन है 7, डी की वैल्यू कितना होता है 13 माइनस 7, 6 आ जाएगा, और ए एन की वैल्यू गिवन है 205। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। ए की वैल्यू गिवन है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 6 है। अब डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एन माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 7 माइनस करोगे तो 198 होगा, 7 माइनस करोगे तो क्या होगा 198। 198 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, 6 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, आप ये बताओ। 13 6 जा कितना होता है, 36 जा 180 होता है, ठीक है, और 3 6 जा 18 होता है, मतलब 180 में अगर 18 मतलब 33 आ जाएगा। ये आप साफ साफ दिख रहा है आपको, 6 से डिवाइड करोगे, वैसे देख लो 6 3 जा 18, नहीं 198 था, 6 3 जा 18 और 6 3 जा भी 18 होगा, 198 n माइनस 1 की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 33 प्लस 1 जो कि होता है 34। तो बहुत इजीली ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप सेकंड क्वेश्चन खुद से साथ ट्राई करना इसको। नेक्स्ट क्या है देखिए, यहां चेक करना है, चेक 150 माइनस 150, चेक माइनस 150 जो कि माइनस 150 है, ये टर्म है एपी का, मतलब इस एपी का एक कोई ना कोई टर्म है, ठीक है। यहाँ पे nth टर्म नहीं निकालना है आपको, यहाँ चेक करना है कि माइनस 150 कोई ना कोई टर्म यहाँ पे है एपी का, ठीक है। यहाँ एपी का ये टर्म है, कैसे चेक करोगे एपी का टर्म है ये माइनस 150। तो आप एक चीज देखना, एपी जो है ये यहाँ पे है कि एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, ठीक है। देखो टर्म जो भी होगा ना यहाँ पे, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी टर्म यहाँ पे होगा वो एक इंटीजर होगा, या हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर होगा। क्यों नेचुरल नंबर होगा, तो यहाँ पे हम 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे थोड़ी हम कह रहे हैं कि 1/2 टर्म या 1/3 टर्म, 1/4 टर्म, टर्म ऐसा नहीं होता।
टर्म हमेशा नेचुरल नंबर में होता है, ठीक है। निगेटिव में भी टर्म नहीं होगा, नेगेटिव टर्म होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे निगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे केवल पॉजिटिव टर्म होगा और वो की नेचुरल नंबर होगा। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो यहाँ पे -150 पॉसिबल है, अगर नहीं आती तो पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है, लॉजिक सिंपली यही है, बहुत आसान है लॉजिक इसका, कि -150 अगर आप an की वैल्यू -150 करते हो, मानते हो, और जो पिछला क्वेश्चन था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन, इसके वही कॉन्सेप्ट यूज करके आप n फाइंड आउट करते हो। अगर n की वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर आती है तो -150 पॉसिबल वैल्यू होगी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, नहीं आती नेचुरल नंबर तो नहीं होगी, ठीक है। तो देखना क्या करते हैं, इसमें फिर से सॉल्व करते हैं। an की वैल्यू गिवन है -150, a की वैल्यू गिवन है 11 और d की वैल्यू भी गिवन है, मतलब 8 - 11 जो कि होता है -3, ठीक है। 8 - 11 -3। तो an की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल टू -15। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a की वैल्यू 11 प्लस n -1, d की वैल्यू है -3 इक्वल टू -15। 50 नहीं, -150 है यार, 150, ओके। n -1 इंटू -3 इक्वल टू -150 -11, ये हो जाएगा -161। ये 11 इधर जाएगा, -161 हो जाएगा। n -1 इंटू -3 इक्वल टू n -1 की वैल्यू क्या होगी? -161 बाई -3, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे 3 5 जा होता है 15, 11 आ रहा है और 11 3 से नहीं कटेगा, 11 3 से डिविजिबल नहीं है। और अगर 11 3 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शन वैल्यू में जब 1 ऐड करोगे तो वो भी फ्रैक्शन होगा, वो भी फ्रैक्शन होगा। आप यही कॉन्सेप्ट तो सीखे थे ना, कि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, हमेशा यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक नेचुरल नंबर, और जब नेचुरल नंबर आ जाएगा तो वही आंसर इसका सही होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब -150 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे nth टर्म जो है -150 नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, आपको समझ में आया? -160 हो गया, -3 नहीं हो सकता, मतलब 161 को आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, ओके। तो ये समझ में आया आपको क्वेश्चन, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ NAP whose 11th टर्म एंड 38th एंड 16th टर्म इज 73, ठीक है। यहाँ पे 31st टर्म फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? बहुत आसान है। A11 इक्वल टू 38 गिवन है, A16 इक्वल टू गिवन है 73, और आपको फाइंड आउट करना है A31 फाइंड आउट करना है। देखो A31 फाइंड आउट करने के लिए आपको A और D फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे A और D? A11 की वैल्यू क्या है? A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73, माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 5D माइनस में, और ये हो जाएगा आपका 13 - 8 5 और 6 - 3 35 माइनस में भी। तो D की वैल्यू कितना हो जाएगा? D की वैल्यू हो जाएगा 7, D की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो D की वैल्यू 7 आ गई, D की वैल्यू पुट कर दो, तो A की वैल्यू हो जाएगी 38 - 70,
जो कि होता है कितना 32, वो भी माइनस में, तो a की वैल्यू 32 हो गई माइनस में। तो अगर आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है, 31st टर्म फाइंड आउट करना है, तो a 31st इक्वल टू होता है a प्लस 30d। a की वैल्यू 32 है माइनस में, प्लस 30 इंटू 7 तो 210, तो 210 में से 32 माइनस करोगे तो 170 कितना आएगा 8, ठीक है, 178 आ जाएगा। देखो 10 माइनस करोगे 20, यहाँ पे 200 और 22 माइनस करोगे 178, इसका आंसर होगा प्लस में 178, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, 8th क्वेश्चन यहाँ पे। 8th क्वेश्चन क्या है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, कोई एपी है वो 50 टर्म कंसिस्ट करती है, ठीक है। विच थर्ड टर्म इज 12, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म क्या है भाई 50 है भाई, 50 टर्म ही है, तो लास्ट टर्म क्या है 106। तो आपको 29th टर्म बताना है, फिर से वही चीज करना है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, इसको आप कर लोगे। हाँ वही करना है ना, कुछ भी नहीं करना है अलग से। आप क्या करो A3 निकाल लो, A3 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 12, और लास्ट टर्म क्या है A50 a प्लस 49d इक्वल टू 106। इसको सॉल्व करोगे माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस, ये हो जाएगा आपका -47, और इसको सॉल्व करोगे तो 94 माइनस में, तो d की वैल्यू कितना होगा, d की वैल्यू 2 होगा। d की वैल्यू 2 होगा तो a की वैल्यू कितना होगा, a की वैल्यू यहाँ पे 8 होगी, a की वैल्यू 8 हो जाएगी, क्योंकि d की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो आपको कोई भी टर्म निकालना है, अगर a और d पता है तो a29 क्या होगा a प्लस 28d, तो a की वैल्यू कितना है 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 64, 829 कितना होगा 64 होगा। आसानी से इसको भी सॉल्व आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि if the third and ninth term of AP is 4 and -8 respectively, मतलब थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म यहाँ पे 4 और -8 रिस्पेक्टिवली है, तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा टर्म यहाँ पे AP का 0 होगा ये बताना है, ठीक है। तो 0 क्या होगा, कौन सा टर्म होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करें। देखिए यहाँ पे आपको थर्ड टर्म गिवन है A3 इक्वल टू 4, और नाइन्थ टर्म गिवन है A9 इक्वल टू -8। तो D निकालने के लिए आप वही तरीका अपनाओ, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा 12, ठीक है, ये 6 हो जाएगा और ये -6 होगा और ये प्लस में 12 होगा। तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, D की वैल्यू आ जा रही है -2, और A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू यहाँ पे A3 से A की वैल्यू निकाल लो, a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू हो जाएगी 4 और 2 2 जा 4, 4 4 8, ठीक है। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -2 4 4 8,
तो जीरो कौन सा होगा, देखो यहाँ पे गिवन है ए एन इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू -2 है, जीरो के बराबर है। तो 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, -2, n माइनस वन इक्वल टू 4, 8/2 4 होता है, n की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगा वो यहाँ पे जीरो होगा, जो फिफ्थ टर्म होगा यहाँ पे वो जीरो होगा। बहुत इजीली आपने इसको फाइंड आउट किया, फिफ्थ टर्म यहाँ पे जीरो होगा। तो ये हेल्प करेगा आपका, जो डी फाइंड आउट करने का जो हमने तरीका बताया है, ये हर क्वेश्चन में आपको आपका टाइम बचा सकता है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू है तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को कि एमसीक्यू होना चाहिए क्वेश्चन को, नहीं तो ऐसे मत करना। क्वेश्चन अगर प्रॉपरली सॉल्व करना है तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे मत करना, ठीक है, ये कॉशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन क्या है कि द 17th टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। देखो 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड मतलब यही है, ए 17 जो है ए 10 से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बहुत आसान है, मतलब आप ये बताओ कि इन ये जो है कॉमन डिफरेंस 1 होगा कि नहीं, आप सोचो 1 है कि नहीं। आपको पता है कि जो वैल्यू है इसका, जैसे 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 7 क्या है, 7 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस है। मैंने बोला था डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लो बस। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है 7 बाई, यहां भी इनका डिफरेंस भी क्या होगा 7 होगा, और 7/7 क्या होता है 1 होता है। डी की वैल्यू बहुत इजिली 1 आ जाएगी, कुछ भी नहीं करना है कि डी की वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी। आपने जो बेसिक मेथड से सॉल्व किया, देखो इसका यूज देख लो आप, कितना एक्सटेंसिव यूज हम कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो सॉल्व करना तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि यहां से सॉल्व करते हैं इसको। A70 मतलब A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल टू 7। यहां से A कैंसिल हो जाएगा, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू 1। ये हो गया हमारा सोल्यूशन, बहुत आसान है। एनसीईआरटी तो हलवा है भाई, हलवा खा लो। मैं तो काफी जगह छोड़ कर रखा हूँ, सोचे बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये क्या है कि इस एपी का कौन सा टर्म है, इस एपी का कौन सा टर्म है जो कि 132 ज्यादा होगा इट्स 54th टर्म। लेट्स से nth टर्म, मान लो जो nth टर्म है an वो 134 ज्यादा होगा 54th टर्म से, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 132 है। तो आपको an की वैल्यू बतानी, n की वैल्यू बतानी n, तो an की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54 क्या होगा 54, ये भी a प्लस माइनस है, एक मिनट, देखिए ये माइनस है, a प्लस 53d 132। यहां पे आप एक चीज देखना, ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक, दोनों केस में ये डी है, यहाँ पे डी है, ए से कैंसिल हो जाएगा,
तो यहां पे क्या बचेगा, n माइनस वन इंटू डी और माइनस 53d, ठीक है। यहां पे आप d की वैल्यू फाइंड आउट लग दो। d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू है यहाँ पे 12, d की वैल्यू 12 है। 15 माइनस थ्री, 15 माइनस थ्री कितना होता है, 12 होता है। तो d की वैल्यू 12 है। आप एक काम करो, d कॉमन ले लो, d मतलब 12 कॉमन ले लो, n माइनस वन माइनस 53 यहाँ पे आएगा, और 12 से आपको पता है ये डिवाइड होता है, 12 से ये डिवाइड होता है 11, ठीक है, 11 आ जाएगा। तो n माइनस 54 इक्वल टू 11, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 11 प्लस 54 जो कि होता है 65। 11 प्लस 54 यहाँ पे 65 होगा। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो 64th जो टर्म है वो 54th टर्म, 65th टर्म जो है, 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन क्या है देखिए, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है जिसका सेम कॉमन डिफरेंस है, अलग अलग एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म, ठीक है। 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका आंसर भी वही होगा, 100 होगा। देखो कैसे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है और एपी अलग अलग एपी हैं दो, ठीक है। लेट्स से एक एपी है जिसका फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, और सेकंड एपी जो है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है। ये हम फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एपी, और ये हम सेकंड एपी की बात कर रहे हैं, सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो बिटवीन दियर 100th टर्म, तो 100th टर्म निकालोगे तो क्या आएगा, A1 प्लस 99 D1, D मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है तो D1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे D, ठीक है, D, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा है A2 प्लस 99D, 100 मतलब 100 टर्म की बात हो रही है, 99D, तो इसका डिफरेंस बोला है कि 100 है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं इसको, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 100। A2 प्लस 99D इनका डिफरेंस है 100। तो आप कहोगे कि 99D तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A1 माइनस A2 आ जाएगा 100। इस केस में A1 माइनस A2 100 होगा। जब आप 1000th टर्म की बात करोगे तो क्या आएगा, फिर से देखो, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। अब यही है आपका 1000 टर्म का डिफरेंस। तो A1 में से A2 देखो A1 A2 तो रहेगा ही, A1 A2 रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप कहोगे A1 माइनस A2 यहाँ बचेगा, और A1 माइनस A2 क्या है, 100 है। तो इसका आंसर 100 होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन हो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस सेम है और किसी टर्म का डिफरेंस, दो एपी है, किसी भी एक डेफिनेट टर्म का डिफरेंस अगर कुछ भी आ रहा है तो वही हर टर्म, कोई भी टर्म हो, हर बार डिफरेंस सेम आने वाला है, ठीक है। दो एपी का डिफरेंस सेम आने वाला है अगर कॉमन डिफरेंस सेम है। ऐसा क्यों होता है, देखो, अगर दोनों एपी सेम नंबर से बढ़ या घट रहा है,
दो अलग अलग एपी हैं, अगर सेम सेम नंबर से बढ़ या घट रहा है तो उनका जो कॉमन जो उनका एपी का किसी टर्म का डिफरेंस होगा वो हर टर्म का डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर सेम नंबर से यहाँ पे बढ़ रहा है या घट रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी नंबर्स हो जाए, कितना भी टर्म्स, अगर मैं यहाँ पे 1000 नहीं 1,00,000 टर्म की बात करूं तब भी डिफरेंस वही आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन को सीखा। ठीक है, क्लास को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।